नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी और सज्जन कुमार जी स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। आज सबसे पहले बात होगी महज 72 घंटे के बाद शुरू होने वाले मॉनसून सत्र की और उससे पहले हो रही मीटिंग्स की। मॉनसून सत्र को लेकर सियासी पारा हाई है। बैठक पर बैठक हो रही है। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बैठक की तो 16 जुलाई को कांग्रेस ने बैठक करते हुए सरकार को घेरने की रणनीति बनाई और आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बड़ी बैठक होने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर शुरू होने जा रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई और मंत्री मौजूद रहेंगे। इसमें इस रणनीति पर चर्चा होगी कि विपक्ष के सवालों की काट कैसे निकाली जाए, क्योंकि इस बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर नीट पेपर लीक, E20 पेट्रोल जैसे कई अहम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। बात डीलिमिटेशन की भी होगी। अब डीलिमिटेशन को लेकर जो अभी तक की जानकारी है अजीत जी, वो ये है कि ये बिल आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन विपक्ष के पास तरकश में तीर बहुत सारे हैं और सरकार को अब घेरने की रणनीति भी उनकी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल। एक तो क्या अपोजिशन की जो कल बैठक हुई सोनिया गांधी के घर पर, अपोजिशन क्या कांग्रेस की जो बैठक हुई वो रणनीति समूह की बैठक थी, उसमें नॉन लेजिस्लेटिव इश्यूज पर ज़्यादा चर्चा हुई है। लेजिस्लेटिव इश्यूज जो है वो होना चाहिए, संसद में विधायी कामकाज को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। विधानसभाओं में भी हम लोग हमेशा इस बात को मानते रहे हैं। और जो दूसरे मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप ऐसे भी उठा सकते हैं सरकार के साथ, या वहाँ सरकार से जवाब मांग सकते हैं। उस पर संसद ठप नहीं होना चाहिए। संसद ठप करेंगे तो विधायी कामकाज, लेकिन विपक्ष की नीति में तो सरकार को घेरना ही है, विधायी कामकाज नहीं है। हाँ, तो विधायी कामकाज पर घेरें तब भी बात समझ में आती है। लेकिन आप गैर विधायी कामकाज को लेकर के, कल की भी बैठक में गैर विधायी कामकाज को लेकर के ज्यादा चर्चा हुई है। जैसे नीट यूजी पेपर लीक की चर्चा हुई है, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग की चर्चा हुई है, राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की चर्चा हुई है। इस तरह के इश्यूज जो हैं अब कह रहा है कांग्रेस पार्टी की हम उठाएंगे। और उसके साथ साथ कल उस मीटिंग के बाद जो जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह कहा कि विधायी मामलों में जो सरकार संविधान संशोधन के विधेयक ले आएगी हम उनका विरोध करेंगे। अब जैसा आपने कहा कि जो परिसीमन का विधेयक है जो पिछली बार पेश हुआ था, 131वां संविधान संशोधन विधेयक है, उसका जिक्र अभी नहीं किया गया है। वो आएगा जरूर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सरकार शुरू में ही सारे विधेयकों की सूची दे दे कि हम ये सारे विधेयक ले आ रहे हैं। वो विधेयक आना है, वो निश्चित रूप से आएगा। उसमें जो बदलाव पिछली बार होने थे 50% सीट बढ़ाने वाला, उसका जिक्र किया जाएगा। बाकी 130वां संशोधन विधेयक आएगा। अभी हमको लगता है कि कल उसकी रिपोर्ट जो उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट कल दे देगी। इसके अलावा एक और जो 129वां था, एक देश एक कानून, उस पर अभी तुरंत हो सकता है वो नहीं आए, लेकिन ये 129वां, 130वां, 131वां संविधान संशोधन विधेयक सरकार के पास है। शिक्षा अधिष्ठान विधेयक है, उच्च शिक्षा वाला, FCRA का विधेयक है। और कांग्रेस ने कहा है कि हम इन तमाम विधेयकों का विरोध करेंगे। विरोध अपनी जगह है। इंडिया अलायंस क्या उतने इंटैक्ट है? नहीं, वही कह रहे थे। इंडिया अलायंस के साथ क्या पवार इंटैक्ट है? नहीं, एग्जैक्टली हम वही कह रहे थे कि आप विरोध अब करेंगे, अब रोक सकने की स्थिति नहीं है। पिछली बार विरोध किया था तो आपने विधेयक रोक दिया था, या उसके पहले जब आपने सरकार पर दबाव डाला था तो सरकार ने उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके भेज दिया था। जैसे एक कमेटी अपराजिता सारंगी की कमेटी एक बिल पर विचार करे शिक्षा अधिष्ठान वाले पर, एक में PP चौधरी की कमेटी विचार करे। तो आप अपोजिशन ने दबाव डाला तो सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया। अब सरकार दबाव डाल करके, अपोजिशन दबाव डाल करके बिल रोकने की स्थिति में नहीं है। परिसीमन बिल को लेकर ही जो कांग्रेस का स्टैंड है, जिस पर यहां चर्चा भी हो रही है, वो एकदम क्लियर है। कांग्रेस ने कल इससे लेकर एक बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि संसद में परिसीमन बिल का विरोध होगा। और अब इससे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिसीमन बिल पर पीएम मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। खड़गे ने पीएम को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि मार्च अप्रैल में भी उन्होंने पीएम मोदी को परिसीमन को लेकर चिट्ठी लिखी थी, लेकिन तब सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। नतीजा ये हुआ कि परिसीमन बिल संसद में गिर गया। लेटर में उन्होंने आगे ये लिखा है कि अब मीडिया की रिपोर्ट से उन्हें जानकारी मिली है कि मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल को लाया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी से अपील है कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाए। हालांकि जयराम रमेश जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होती भी है तो उसमें बोलते तो सब हैं, लेकिन फैसला वही होता है जो दो लोग चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जितने भी प्रयास हो रहे हैं कयासों के बीच, इंडिया अलायंस की ताकत क्या है?
नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस की ताकत, इंडिया अलायंस बस नाम का अलायंस है। कारण ये है कि इंडिया अलायंस एक तो चुनावी हार के बाद और ज्यादा कमजोर हुआ है। दूसरी बात एक और, आप कांग्रेस जो इसकी सबसे बड़ी धुरी है, उसकी मानसिकता क्या है अभी के समय में? कांग्रेस एक तो बीजेपी को घेरने में आगे रहना चाहती है, दूसरा ये भी चाहती है जो विपक्ष की भूमिका है उसमें कहीं भी वो स्पेस साझा नहीं करना चाह रही है। जैसे कि आप मान लीजिए डिलिमिटेशन की बात है, जब डीएमके की तरफ से एनसीपी शरद पवार की तरफ से यह बात आ रहा है कि हम विचार कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं, कांग्रेस के पास, क्योंकि डिलिमिटेशन का विरोध दक्षिण के राज्य करते हैं तो समझ में आता है, उन्हें चिंता है कि हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा नंबर घट जाएगा। कांग्रेस तो साउथ इंडिया की पार्टी है नहीं, कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी है। फिर जब आप इसका विरोध कर रहे हैं वैसे समय में, जब उसके बड़े स्टेक होल्डर जो साउथ की पार्टीज हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, उसके अलावे डीएमके स्टालिन है, ये सब लोग अपने तरीके से पुनर्विचार करने के संकेत दे रहे हैं या करेंगे, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि परपेचुअली अपोजिशन का स्पेस क्या हो वो भी कांग्रेस डिसाइड करना चाह रही है। जैसे सुप्रिया सुले ने यह कहा था कि अगर जो मांगे हमारी हैं वो बात मान ली जाती है तब हम इस पे समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की मीटिंग में इसका फैसला होगा। तभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान ये आ गया, वहीं के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रिया सुले का ये बयान गलत है, वो इस तरीके का बयान नहीं दे सकती हैं। नहीं, देखिए, अब जो खबरें आ रही हैं, ये खबर कई सोर्सेज से आई है कि पिछले सत्र के पहले भी अपोजिशन की कई पार्टीज ने अमित शाह से बातचीत में उनको वादा किया था कि हम लोग इस पर, ये अगर आपका ये बिल है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। और ये जो 16 से 18 अप्रैल के बीच में जो हुआ वो धोखा था, बिल्कुल। इसमें ये तमाम लोग थे जिन्होंने कहा था और कि हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा फेयर बिल था कि आप 50% सीटें हर स्टेट में हम बढ़ा देंगे समान रूप से, किसी स्टेट के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जनगणना जनसंख्या के आधार पर। अगर जनसंख्या के आधार पर होगा मीनाक्षी जी, तब तो साउथ के स्टेट्स को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और वो समय भी आ गया है, जो फ्रीज था, जो सीलिंग थी 96 की जो सीलिंग थी वो 2001 में खत्म हुई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सीलिंग लगा दी 25 साल के लिए, वो फिर इस साल खत्म हो जाएगी। और जनगणना हो ही रही है, अगर 27 की जनगणना की आज आ गए आंकड़े और सरकार ने उसके आधार पर कहा कि हम जनसंख्या के आधार पर करेंगे, तब तो साउथ के स्टेट की सीटें घट जाएंगी और उत्तर प्रदेश की 120 नहीं, लेकिन अब तो बात ये हो गई कि 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। बिल पिछली बार भी अमित शाह ने कहा कि आप हमको 1 घंटे का समय दीजिए, हम लिख के ले आते हैं। अभी वो जो धोखे वाली आपने बात कही, धोखा कर दिया पहले लोगों ने। तो अब अगर वही बात कह रही है सुप्रिया सुले फिर से कि अगर आप 50% सीट बढ़ाने का प्रावधान ले आते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे, तो इसमें कांग्रेस ये कैसे कह सकती है कि वो गलत कह रही है? अगर पहले भी ये बात हुई थी और ये अगर 50% सीट बढ़ा करके यानी आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में मत भिन्नता भी एकदम साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस एक लाइन पर अकेले चल रही है, बाकी लोग दूसरी तरफ सोच रहे हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष परिसीमन बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं संसद में एनडीए अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी और की एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही हैं। कल शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की पार्टी के 2 सीनियर लीडर्स जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात की। ये मीटिंग शिंदे के आवास पर हुई। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। इससे पहले 14 जुलाई को जयंत पाटिल ने सीएम फडणवीस से भी मुलाकात की थी। आपको दमदार 10 में हमने ये खबर दिखाई थी। 8 जुलाई को शरद पवार ने शिंदे से विधानसभा भवन में मीटिंग की थी। तब से लेकर अभी तक मुलाकातों का ये सिलसिला जारी है। हालांकि सुप्रिया सुले ने एनसीपी शरद और एनसीपी सुनेत्रा पवार यानी अजीत पवार वाले गुट के विलय की बात को तो खारिज कर दिया, लेकिन ये विलय हो सकता है या नहीं, इससे लेकर संशय इसलिए है क्योंकि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं वो इशारा ये दे रही हैं कि 6 सांसद ऐसे हैं जो इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं। हाँ, तो ये उससे बचने का रास्ता शरद पवार के साथ ये है कि आप एनडीए में चले जाइए, एनडीए का हिस्सा बन जाइए, फिर आपकी पार्टी भी बची रहेगी, आपको विलय नहीं करना होगा। सुनेत्रा पवार के साथ या बीजेपी के साथ या एकनाथ शिंदे के साथ, किसी के साथ विलय नहीं करना होगा। आप स्वतंत्र राजनीति करिए। आपके 10 एमएलए हैं, 8 एमपी हैं, उनको लेकर के अगर आप ये फैसला नहीं करते हैं शरद पवार जल्दी, तो 10 में से 6 विधायक और 8 में से 6 एमपी उनके छोड़ करके चले जाएंगे। फिर वो सुनेत्रा पवार के साथ पहले थक जाएंगे। अच्छा, इसमें खबर और है जो चल रही है। खबर यह है कि पार्थ पवार का जैसे जैसे कद बढ़ता जा रहा है, उससे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता भी जो हैं वो अभी
कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका कंफर्ट वो शरद पवार के साथ ज्यादा बेहतर हो सकता है बजाय इसके कि वो सुनेत्रा पवार के पीछे खड़े हो या पार्थ पवार के पीछे खड़े हो। क्राइसिस थोड़ा डीप है, क्योंकि जिस दिन अजीत पवार का निधन हुआ उसके अगले ही दिन प्रफुल्ल पटेल गुट की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें कहा गया कि हम अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज अब शरद पवार पार्टी, ये प्रफुल्ल पटेल पार्टी अध्यक्ष की भूमिका में कार्यकारी अध्यक्ष थे वो, लेकिन अब पार्टी अध्यक्ष के रूप में वही काम करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद अध्यक्ष चुनी गई सुनेत्रा पवार और उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके उसको नल इनवाइट किया, प्रफुल्ल पटेल वाली चिट्ठी को, और एक 11-12 लोगों की कमेटी का नाम भेजा कि ये देखेगी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हो गए। इसको लेकर के प्रफुल्ल पटेल खेमे की तरफ से, जो झारखंड के अभी एनसीपी के अध्यक्ष हैं और सचिव हैं सचिदानंद सिंह, उन्होंने एक नोटिस भेजा हुआ है सुप्रीम, ये चुनाव आयोग को भी दिया सुनेत्रा पवार को कि आपका अध्यक्ष का चुनाव गलत है, कायदे से नियम के अनुकूल नहीं हुआ है। तो वो झगड़ा चल रहा है मराठा वर्सेज नॉन मराठा लीडर, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, ये सब नॉन मराठा लीडर्स हैं, और वो इस बात को चैलेंज कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अजीत पवार नहीं रहेंगे तो पार्टी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। तो वो थोड़ा डीपर क्राइसिस है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो कह रहे हैं, मैं इसी बात को क्योंकि थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर ये भी हो सकता है कि सुनेत्रा पवार के पीछे पार्टी के बाकी सांसद ना खड़े होकर वो शरद पवार के साथ आकर खड़े हो, और एनडीए में तो है ही। अगर शरद पवार सुप्रिया सुले ये तय करते हैं कि वो एनडीए में, निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए जब भी कोई फैसला लेता है, जब पावर इक्वेशन देखा जाता है, तो केवल रूलिंग अलायंस के साथ कौन पार्टी ये नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है कि समाज में प्रभाव। अजीत पवार ने शरद पवार अपने चाचा को शिकस्त दी उनके गढ़ में बारामती से लेके, लेकिन उनके जाने के बाद आज के समय में पश्चिम महाराष्ट्र में खासकर अगर कोई अभी भी सबसे बड़ा लीडर है फेस के तौर पे तो वो शरद पवार है। सुनेत्रा पवार के पास वो बात नहीं है। जहां तक बात थी कि शरद पवार सुप्रिया सुले को बढ़ाना चाह रहे थे और अजीत पवार जिन्हें उन्होंने पहले भरोसा दिया था कि मेरे बाद तुम प्रदेश को देखोगे, तो वहां जनता ने देखा कि परिवार का मामला है, उसके साथ गए। तो वैसी स्थिति में अगर जो भी उसके विधायक हैं, सांसद हैं और बाकी कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित तौर पे क्या करेंगे, अगर उन्हें चुनना हुआ तो एक इंसेंटिव है कि शरद पवार चूंकि अभी हैं और अभी भी मराठा समाज में पश्चिम महाराष्ट्र में फेस वो है, इसलिए उधर जाने के लिए लोगों के पास एक आकर्षण है अभी। तो एनसीपी में विलय हो ना हो, लेकिन ये संभावना है कि शरद पवार एनसीपी वाले एनडीए की तरफ जाए। सुनेत्रा पवार नहीं चाहती हैं शरद पवार के लोगों को लेना, अपनी पार्टी में विलय से वो तैयार नहीं है, और उनके पीछे देवेंद्र फडणवीस की ताकत है। तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी है वहां चल रही है। एक नाथ शिंदे मजबूत हो या शरद पवार और सुप्रिया सुले, इनका खेमा बना रहे सुनेत्रा पवार का, बीजेपी को क्या सूट करता है, ये सब चीजें भी वहां चल रही हैं। इन सबको देख करके मोटे तौर पर अभी फिलहाल बीजेपी को ये सूट करता है कि एनसीपी शरद पवार एनडीए के साथ है, बस, क्योंकि ऊपर से टॉप से निर्देश है, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि शरद पवार को अब इस समय आकर के कोई झटका नहीं देना है, कोई धक्का नहीं लगाना है, मतलब उनको निराश और नाराज नहीं करना है। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स यहां से समझ में आ जाती है। सारे हमने बिंदुओं को कवर कर लिया इसमें, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है, और आने वाले मॉनसून सेशन में भी आप ये मुद्दा संसद में गूंजता हुआ देखेंगे। राहुल गांधी ने उत्तराखंड के दौरे से पहले जो बातें कही हैं वो जाननी जरूरी है। देहरादून में आज राहुल गांधी की रैली है, और राहुल गांधी की ये रैली पहले परेड मैदान में होनी थी, लेकिन बाद में परिसीमन रद्द होने की वजह से ये रैली परेड मैदान की जगह बनू स्कूल मैदान में होगी। रैली से पहले एक बड़ा हादसा हुआ। कल रैली स्थल पर एक खंभा गिरने की वजह से कांग्रेस के एक स्थानीय नेता अमर मेहता की जान चली गई। अमर मेहता के बेटे आलोक मेहता देहरादून महानगर कांग्रेस कमेटी में महामंत्री हैं। उधर छात्रों की गूंज को लेकर राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें छात्रों से अपील की गई। राहुल गांधी ने लिखा, बहुत हुआ, चलो युवा हाथ से हाथ जोड़ के अन्याय का घड़ा फोड़ के, युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन तब हिल जाएंगे। एक बार वीडियो आपको दिखा देते हैं। अब ये जो छात्रों की गूंज राहुल गांधी उठा रहे हैं, माफ कीजिएगा लेकिन ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है। नीट का एग्जाम हो गया, पेपर का रिजल्ट आ गया, इस बार कोई लीकेज नहीं थी। अब राहुल गांधी छात्रों की गूंज जो उठा रहे हैं, ये कौन सी टाइमिंग है? देखिए, ये टाइमिंग तो इतनी खराब है। इन्होंने एक अनाउंस किया था पहले, जब नीट पेपर लीक हुआ
तो एक इन लोगों छात्रों से संवाद की एक योजना अनाउंस की गई थी कांग्रेस की तरफ से, और उसमें 17 जून को राहुल गांधी कोटा गए थे, और उसके बाद उनको 10 जुलाई को प्रयागराज जाना था, 11 जुलाई को पटना जाना था, और उसके बाद दिल्ली में एक रैली करनी थी। ये उनका प्रोग्राम बना था। उसके बाद अचानक वो विदेश चले गए, उनकी प्रयागराज की रैली रद्द हो गई, उनकी पटना की रैली रद्द हो गई, उनकी दिल्ली की रैली टल गई, प्रयागराज नहीं गए, पटना नहीं गए, जो सेंटर है इस तरह की तैयारियों का सेंटर है, पेपर लीक का तो एपी सेंटर रहा है बिहार, अभी भी आप सब जगह से जोड़ लीजिए, तो वो नहीं गए किसी जगह पर। अचानक फिर एक योजना बनी छात्रों की गूंज के नाम से, उत्तराखंड में जाके, और वो फिर उत्तराखंड जाएंगे। तो ये इस तरह से इतना नॉन सीरियस है सारा, इसमें कोई आपकी कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कोई कोहेसिवनेस नहीं है, आप कोई ऐसा एक पैटर्न जो दिखना चाहिए है वो पैटर्न नहीं है। छात्रों को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर हो रहा है। कांग्रेस ने कल जाकर के केसी वेणुगोपाल ने 20 दिन के बाद उस पर एक बयान दिया। तो आपको लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने आपसे मुद्दा ही छीन लिया तो आप उससे डिटैच्ड हो गए, उससे अलग हो गए। अब ये बीजेपी से मुकाबला करेंगे, आम आदमी पार्टी से मुकाबला करेंगे, या सीजेपी से मुकाबला करेंगे? अब समझ नहीं आ रहा है तो आप उत्तराखंड जा रहे हैं। अब ये पहले जहां जाना था, जो प्लान किया था इन्होंने, वो प्लान ठीक था, कोटा गए भी थे ट्रेन से, अच्छा उनको रिस्पांस भी मिला था, लेकिन फिर वो प्रयागराज और पटना जाने के बजाय विदेश जाना उनको लगा कि वो जरूरी है, गर्मियां बीत जाएंगी। को अप्रोच करना तो चाहते हैं पर जेनजी को अप्रोच कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप गौर से देखिए तो वो सैबोटेज कर रहे हैं। अगर आप सही में कंसर्न है जेनजी के लिए, तो अभी आपको जंतर मंतर में जाके सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं। जब याद कीजिए, जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था, वहां तो अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके, ये लोग पहुंच गए हैं ना, लेकिन राहुल गांधी को लग रहा है कि ये तो हमारा प्लैंक था, पर वो तो तब विदेश में थे। बात वही है, लेकिन अब आए हैं तो सबसे पहले जंतर मंतर पे जाते, अब जाके उसको एंडोर्स करते, कहते कि हम लोग सब इसमें साथ में हैं, तो इससे लगता कि हाँ, आप सही में आपकी प्रतिबद्धता जेनजी के लिए, यूथ्स के लिए है। लेकिन यहां तो कंपटीशन चल रहा है कि कौन यूथ्स का सबसे अपना चेहरा स्थापित कर पाएगा यूथ के लिए। उस स्थिति में सीधी सी बात है कि अगर आप राहुल गांधी की पॉलिटिक्स देखें तो वो अपोजिशन की जो भी मुहिम में यूनिटी आ सकती है उसको सैबोटेज करते हैं। एक अपने कैजुअल एटीट्यूड के साथ, जैसा अजीत जी बता रहे थे कि आपको विदेश जाना जरूरी लगा जब आपको निरंतरता रखनी, और दूसरा क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि पैरेलल अब यहां पे दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट सीजेपी का चल रहा है, सोनम वांगचुक का 20 दिन से हंगर स्ट्राइक चल रहा है, वो वहां पे जाके उत्तराखंड में जाके मेरे ख्याल में पंजाब की बात से पहले सोनम वांगचुक वाली खबर इसलिए ले लेनी चाहिए, अगर वो तैयार है तो जरा वो भी आप प्ले कर दें। और वो तस्वीरें जो हैं, अब ये जो राहुल गांधी प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं अजीत जी, जेनजी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका एक कोई अभी का स्टेप नहीं है। वो पिछले कई वर्षों से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो युवा आकर उनके साथ खड़े हो जाए, वो हो नहीं पा रहे हैं। अभी सोनम वांगचुक का भी यहाँ पे जिक्र आया। इस तरीके के किसी भी आंदोलन के साथ क्या अब जनता अपने आप को एसोसिएट कर पा रही है? ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि एक अन्ना का आंदोलन जो अभी की पीढ़ी ने देखा, उससे पहले जो जेपी वाली पीढ़ी के जिन्होंने भी वो आंदोलन देखे हैं, वो बहुत लंबा अरसा बीत चुका है। अब ये आंदोलन जो भी देख रहा है वो अन्ना का आंदोलन देख चुका है। क्या वो भरोसा कर पा रहा है ऐसे किसी भी आंदोलन पर? देखिए, मैं जेनसी की स्पेशली बात कर रही हूं, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं जो शायद नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अब एग्जाम दे चुके हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जेनजी टर्म तो यूज होना तब शुरू हुआ जब नेपाल में तख्ता पलट हुआ। उसके पहले ये टर्म यूज नहीं होता था, ये टर्म वही यूज हुआ। यूथ को जोड़ने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये टर्म यूज करना शुरू किया बार बार अपने भाषण में राहुल गांधी ने। उसके बाद और ये 3 नेता भी, अरविंद केजरीवाल, डिंपल यादव भी पहुंची, धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे, सब वो उस समय नेपाल आंदोलन के बाद यूज करना शुरू किया। किसी भी आंदोलन के कामयाब होने के लिए जो आप बात कर रहे हैं ना, स्टेक होल्डर्स का शामिल होना सबसे जरूरी होता है। किसानों का आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन कर रहे थे देश भर के। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसमें ट्रेडर्स और आम आदमी जो भ्रष्टाचार से प्रभावित होता था वो शामिल हुआ था उस आंदोलन में। अलग अलग बहुत सारे कम्युनिटी के थे और उनके फिर एक लीडर वहां पर पहुंच रहे। स्टेक होल्डर्स का शामिल होना सबसे जरूरी होता है। अब यह देखना है कि यूथ क्या जो स्टेक होल्डर है इस पूरे आंदोलन का, वो शामिल हो रहा है इस आंदोलन में, वो नहीं शामिल ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये आंदोलन देख कर आए अपने सामने से? जाकर के कई बार, हम तो 2 बार 3 बार गए जाकर के, और हमने वहां देखा, लोगों से इंटरेक्ट किया। हमको स्टेक होल्डर्स नहीं दिखे, और वो दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आगे की परीक्षा की तैयारी करनी थी। ये परीक्षा हो गई 21 जून को दोबारा, उसके नतीजे भी आ गए। सीबीएसई का मामला आगे बढ़ा, उसमें भी जो बच्चों की मार्किंग होनी थी, ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो मामला था, वो सब निपट गया, आगे की तैयारी में लग गए। अब स्टेक होल्डर्स नहीं शामिल होंगे। आप ऑनलाइन मुहिम भी देखिए कॉकरोच जनता पार्टी की, पहले 2 दिन 4 दिन में तो 2 करोड़ 27 लाख 28 लाख लोग बढ़े। वो कहां बढ़ रहे हैं? आप वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो स्टेगनेंट हो गया जाकर के। तो उसमें स्टेक होल्डर शामिल नहीं हो रहे हैं। उसका एक कारण तो यह है कि वो शामिल नहीं हो सकते हैं, और दूसरा कारण यह है कि आपके ऊपर भरोसा नहीं है लोगों को।
लोगों को लग नहीं रहा है कि आप बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से उनका आंदोलन, उनके इशू उठा रहे हैं। आप एकदम सिंपल, इतना पॉलिटिकल आपका पहले दिन एजेंडा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्या उससे जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगी? वो तो कोई भी आएगा मंत्री बनेगा, ये तो स्ट्रक्चरल इशू है। स्ट्रक्चरल इश्यूज को, और दूसरा जो सिस्टमेटिक इश्यूज है, जो आपकी व्यवस्थागत समस्या है और जो संरचनात्मक समस्या है, आप उसको दूर करने का कोई आपके पास प्लान होता। अब अरविंद केजरीवाल गए और उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा उससे? तो इसलिए भी ये नॉन सीरियस दिख रहा है, इसमें किसी का कोई, हमको स्टेक होल्डर्स का भी समर्थन नहीं दिख रहा है, और दूसरे जो सोचने समझने वाले लोग हैं, हमको उनका भी कोई बहुत ऐसा समर्थन नहीं दिख रहा है। सर एक क्विक कमेंट आपका। देखिए, जो अन्ना मूवमेंट हुआ था उसमें जो अजीत जी बता रहे, एक स्ट्रक्चर था, प्लान थी कि जो एक बड़े फेस हैं ये अन्ना हजारे वो आएंगे और साथ में बाकी समाज के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सब जुड़ते चले गए, और विपक्षी पार्टियों ने भी जाके वहां पे एंडोर्स किया था उसको। याद कीजिए, बीजेपी ने के तो तमाम नेता और ये ये केयर इंश्योर किया था कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल उसको ना देखा जाए कि विपक्ष हाईजैक कर रहा है। यहाँ पे ये बिल्कुल कि जिस तरीके से शुरुआत हुई, लग रहा है कि बेसिर पैर से इसकी शुरुआत हुई है। हाँ, एक बात जरूर मानना, सोनम वांगचुक को माफी के साथ ये शब्द कह रही हूँ कि बलि का बकरा बना रहे हैं, ये क्या अभिजीत दीपके, और वो तो ये दो तीन घंटे में बेहोश हो गए। कम से कम सोनम वांगचुक का 20वां दिन है, तो थोड़ी बहुत ये देखिए कि हाँ, चर्चा में इनके कारण ये प्रोटेस्ट आ गया। हम लोग भी उसी कारण से कर रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक की अपनी पृष्ठभूमि है लद्दाख में। और देखिए, एक चीज है, हर चीज के बावजूद ये मेन स्ट्रीम तो नहीं बन पाएगा, लेकिन लद्दाख से कोई आके पूरे इंडिया के यूथ के इशू पे हंगर स्ट्राइक गांधीयन तरीके से कर रहा है, फिर भी ये सफल नहीं हो पा रहा है। ये कारण ये है कि इस मूवमेंट की शुरुआत, इसकी लीडरशिप गलत है। इसकी लीडरशिप, कौन लोग हैं, किनके हाथों में जाएगा, इसको लेके जो स्टेक होल्डर है उनको भी भरोसा नहीं है।